student. We have already discussed in previous class about the Industrial Revolution. Today we will discuss about invention of the 18th century. The Industrial Revolution began in the textile industry. Large quantities of cotton were imported from India to spin this and weave the thread into cloth. New machines were required. कपड़ा उद्योग में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें बदलाव हुआ और उत्पादन में इंक्रीमेंट हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन शुरू हुई थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शुरू हुई थी। भारत से बड़ी मात्रा में कपास का आयात किया जाता था। इसे स्पिन करने के लिए और धागे के कपड़े में लपेटने के लिए नई मशीनों की ज़रूरत हुई थी, आवश्यकता थी। इन आविष्कारों में सबसे पहले के इन्वेंटर का नाम है के द्वारा फ्लाइंग शटल और हारग्रीव्स द्वारा स्पाइनिंग जेनी थी, जिसने कपास को तेज़ी से स्पिन करने में मदद की। आर्कराइट और कॉम्प्रेटन के जेल फ्रेम ने बारीक और सस्ता धागा बनाने में हेल्प की। एलिवेटर ने कॉटन जिंक का आविष्कार किया, जो हाथों से 300 गुना तेज़ी से कपास के बीज को अलग करने में हेल्प करता था। वह अपने हथियार कारखाने में बड़े पैमाने पर उत्पादन विधियों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। आप लोगों को पता भी होगा कि जेम्स वॉट ने किसका किया था, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। इसे किसी भी तरह की मशीन में इस्तेमाल किया जा सकता था। बाद में कार्टराइट ने पावर लूम बनाया, जो जेम्स वॉट के स्टीम इंजन पर चल सकता था। 1814 की बात हो रही है। इन 1814 में जॉर्ज स्टीफेसन ने स्टीम इंजन का यूज़ करके पहला लोकोमोटिव रॉकेट बनाया। इसके साथ रेल मार्गों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ, जिससे लोगों को परिवहन करने में सुविधा हुई। बेहतर मैकेडेमिक्स ने सड़कों और नहरों ने यात्रा को सस्ता बना दिया। 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ और टेलीफोन ने संचार को बेहतर बनाने में हेल्प की। ब्लास्ट फर्नेस ने स्टील को लोहे को संसाधित करने में हेल्प की, जो बेहतर मशीनों का उत्पादन कर सकता था। नई कृषि मशीनरी के साथ कृषि में क्रांति हुई, जैसे कि स्टील प्लाव और मैकेनिकल ड्रिल। नई समुद्री मार्गों की खोज से व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। जेम्स वॉट, एलिवेटर, आर्कराइट, वेब स्रोतों आविष्कारों के लिए इंडस्ट्री और बिग मशीन्स, बड़ी मशीनों, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने लगे थे। नेक्स्ट इज राइज ऑफ कैपिटलिज्म. One of the most important results of the Industrial Revolution was the rise of capitalism. Capitalism is an economic system in which production and distribution of goods depend on private capital and are the controlled by a few persons called capitalists. देखिए, पूंजीवाद का उदय 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में पूंजीवाद का उदय। 18वीं शताब्दी की क्रांति, औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक पूंजीवाद का उदय हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें माल का उत्पादन और वितरण निजी पूंजी यानी कि किस पे निर्भर थी, मनी पर पूरी तरीके से डिपेंड थे और कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाती थी, जिसे पूंजीवाद कहा जाता था। नेक्स्ट इज इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियाँ अलग अलग बनी थी। The rise of the Industrial Revolution Western Europe led to the demand for raw materials and markets for finished product. पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ था? पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति के उदय के कारण जब राइज हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसको रेडी करने के लिए, उत्पादों के लिए कच्चे माल और बाज़ारों की मांग क्या हुई? बढ़ गई थी। इससे उपनिवेशों के दौड़ भी शुरू हो गई थी। उपनिवेश बढ़े। ऐसा क्यों था?
क्योंकि अदर यूरोपियन कंट्री वर स्मॉल एंड वर नॉट एबल satisfy the demand for raw material. Also, the market for finished product was small. This demand to look for alternative sources led to colonialism and imperialism. अब इम्पेरियलिज्म ये शब्द है, ये कहाँ से आया था? ये लैटिन वर्ड के इम्पेरिलियम से आया था, जिसका मीनिंग है पावर. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस. औद्योगिक क्रांति के स्रोत. औद्योगिक क्रांति के परिणामों को 3 श्रेणियों में यहाँ विभाजित किया गया था: इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. सबसे पहले इकोनॉमिक की बात करेंगे, आर्थिक. औद्योगिक क्रांति का जो सबसे पहले फर्स्ट था वो था, औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवाद का जो था वो पूरी तरीके से पतन हो गया था, उनका पूरी तरीके से खात्मा हो गया था. सेकंड जो था वो था, किसान भूमिहीन मजदूरों में बदल गए और बेरोजगार हो गए. कई लोग नौकरियों की तलाश में शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए. परिणाम क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये आया कि शहरों में भीड़ हो गई और रहने की डर्टी, स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्याएं वहाँ पर पैदा हो गई, क्योंकि गांव से लोग शहरों की तरफ भागने लगे. तो गांव तो खाली हो गए, लेकिन शहरों में जो थी वो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ? रहने की समस्याएं हुई, स्वच्छता नहीं रही, स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा होने लगी. थर्ड जो है वो है कि इसके आने से क्या हुआ? इसने पूंजीवाद का उदय किया. यह एक आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन और वितरण के साधनों का स्वामित्व निजी तौर पर होता था, जबकि मालिक का जो था, मालिक का मुख्य उद्देश्य था, ये क्या था? ये मालिक का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उसको प्रॉफिट होता था इन सारी चीज़ों से. नेक्स्ट है सोशल, सामाजिक. 2 नए वर्ग उभरे थे. इसमें क्या हुआ था? समाज में 2 न्यू क्लासेस इमर्ज्ड. इसमें 2 नए वर्ग उभरे और कारखाने के जो मालिक, जिन्हें पूंजीवाद कहा जाता था, ये कैसे होते थे? ये अमीर होते थे और उन्होंने क्या किया था? पैसों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ये सीख लिया था. पूंजीपति अमीर और अधिक समृद्ध हो गए थे. उन्होंने शानदार और आरामदायक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था. सोशल में जो सेकंड था वो है, जो अदर वर्ग के मजदूर थे, जिनके पास ना तो धन था और ना ही काम करने के लिए कोई काम था उनके पास में. श्रमिकों की हालत बदतर हो गई थी. उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए बनाया गया था और उन्हें कम भुगतान किया गया. काम लिया जाता था, अगर उनको काम मिल भी जाता तो काफ़ी लंबे समय के लिए काम लिया जाता था और उसके बदले में उन्हें थोड़ी सा ही पैसा दिया जाता था. श्रमिकों ने एक दयनीय जीवन का नेतृत्व किया, केवल एक मुंह से वेतन प्राप्त किया और अक्सर कहाँ रहते थे? वो झुग्गियों में रहते थे. नेक्स्ट जो है हमारा कंसेंस वो है पॉलिटिकल. पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक. फर्स्ट इसमें है कि तैयार माल, जो माल रेडी हो जाता था, उसके लिए कच्चे माल तथा बाजारों की मांग के कारण सैन्य यात्राओं में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नई भूमि की खोज हुई. इसने एशियाई, अफ्रीका और मध्य अमेरिकी महाद्वीपों में उपनिवेशवाद का नेतृत्व किया था. उपनिवेशवाद का अर्थ है जब कोई देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है. उपनिवेशवाद का उदय किया है जब कोई देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है और किसी दूसरे अन्य देश के द्वारा उस पर शासन किया जाता है, शासित होता है. अर्थात देश दूसरे देश द्वारा राजनीतिक और आर्थिक रूप से नियंत्रित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उपनिवेशवाद. उसके बाद आया था अमेरिकी क्रांति, यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन. अमेरिकी क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस औद्योगिक राजनीति और उनके सरकार के आम लोगों के लिए ये पॉलिटिक थी, राजनीतिक थी. अमेरिकी और फ्रांस लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित करना चाहते थे जो सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता प्रदान करे. वो ये चाहते थे कि जो भी लोग हैं उनको समान अवसर प्राप्त मिले और वो पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो. ये अमेरिकी रेवोल्यूशन चाहता था. नेक्स्ट है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अ फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन. ये किससे इंस्पायर हुआ था? अमेरिकी रिवॉल्यूशन में जो हमें सफलता प्राप्त मिली थी, तो उससे ये इंस्पायर हुआ. द फ्रेंच टू रिवॉल्व अगेंस्ट एब्सोल्युटली मोनार्ची इन फ्रांस. फ्रांस में भी
जो पूर्ण राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिन्हें संपदा कहा जाता था। पहली 3 में किया गया, उसमें से पहली संपत्ति में आते थे पादरी या चर्च के अधिकारी शामिल थे, और दूसरे में जो आते थे वो आते थे कुलीनता, और तीसरा में आते थे कॉमन्स, जो कॉमन लोग थे। तीसरी जो संपत्ति की हालत थी, तीसरे वर्ग में जो लोग आते थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। पहले तो जो संपदा के लोग थे वो उनके पास कुछ तो अधिकार थे, लेकिन जो पूरी बदतर थे, पूरी तरीके से जिनकी हालत ख़राब थी, वो थे तीसरी संपत्ति के। प्रशासन और अन्य सरकारी व्यय का पूरा भार आमजन द्वारा वहन किया जाता था। शासकों और पादरियों ने सभी विशेष अधिकारों का आनंद लिया, क्योंकि उन्हें तो उच्च पद प्राप्त था, तो शासकों और पादरियों ने सभी विशेष अधिकारों का आनंद लिया और आम लोगों की कीमत पर विलासिता का जीवन जिया। एक मजबूत मध्यम वर्ग ने आम लोगों को उत्पीड़न करने के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने फ्रांसीसी राजतंत्र को खुले तौर पर चुनौती दी और लोगों को अपने दम पर सोचने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अब जुलाई 1789 की बात हो रही है। फ्रांसीसी विद्रोह में उठे और उनके प्रतिनिधियों ने नेशनल असेंबली में घोषणा की। उन्होंने 14 जुलाई 1789 में बैस्टिल की राज्य जेल को तोड़ दिया, जिसमें वे कैदी शामिल थे। इसने पूर्ण राजशाही के पतन और जीत का प्रतीक था। जो लोग प्रतीक थे, नेशनल असेंबली ने मानवाधिकार के घोषणा पत्र को अपनाया और नागरिक ने फ्रांस के लोगों को विभिन्न अधिकारों की गारंटी दी। फ्रांस का बड़प्पन था कि ये एक गणतंत्र संपत्ति घोषित किया गया था और चर्च के लोगों के बीच जब्त और वितरित किया गया था। फ्रांस के राजा और जो रानी थी की कोशिश की गई और उन्हें क्या किया गया, अंत में उनको मार दिया गया। लिबर्टी और समानता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, भाईचारा, और समानता फ्रांस के लोगों के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए थे। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद में वृद्धि। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाज द साइनिफिकेंट डेवलपमेंट इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की वृद्धि एक महत्वपूर्ण विकास था। नेशनलिज्म इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, लोग जीवित हैं एक विशेष क्षेत्र में, एक ही नस्लीय या जातीय से संबंधित होना चाहिए। शेयरिंग अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर, स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, कंसिडर देमसेल्फ एटसेट्रा। इसमें क्या बताएगा कि एक विशेष क्षेत्र में जो लोग जीवित हैं, एक विशेष क्षेत्र में एक ही नस्ल और जाति से संबंधित होना चाहिए। समूह एक आम संस्कृति एक जैसी होनी चाहिए। सरकार को एक ही, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको एक ही भाषा बोलनी चाहिए, एक ही लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। खुद को एक लोगों के रूप में माने और एकता का एक झुकाव साझा करें। वे एक राष्ट्र से संबंधित भावना महसूस करते हैं। अब इसे 19वीं शताब्दी में तक राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। सामंतवादी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में समाप्त हो गया था। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य और कस्बों, शहरों के विकास में लगातार वृद्धि हो रही थी, क्योंकि लोग जब गांव पे व्यापार ही नहीं बचा था करने के लिए, तो लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे क्या हो रही थी, शहरों में विकास हो रहा था। यहाँ रहने वाले लोग नए सीखने और विचारों के प्रसार से प्रभावित थे, क्योंकि डेवलपमेंट थी यहाँ पर। जो कंट्री थी, जो स्टेट थी वो कैसी थी, वो डेवलप हो चुकी थी। सिटी थी वो डेवलप हो चुकी थी गाँव के अकॉर्डिंग। हमें जो अमीर लोग होते थे, रिच व्यापारी जो होते थे, वो मजबूत शासकों का समर्थन किया उन्होंने और उन्हें संरक्षित भी किया। लोग अपने शासकों के तहत एक ही आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का साझा करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के आधार पर नए राष्ट्र स्थापित किए गए थे। इन्हें राष्ट्र राज्य भी कहा जाता था। कई क्षेत्रों में जहां लोग विभाजित किया गया था, एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू हुआ।
इस प्रकार इटली, जर्मनी, पोलैंड और ग्रीस में लोगों ने विदेशी शासकों को हटाने के लिए वहाँ पर फिर रेवोल्यूशन शुरू कर दिया और अपने शासकों के तहत सरकार स्थापित करने में सक्षम थे। राष्ट्रीय शासक के लिए राष्ट्रवाद और वफादारी के एक मजबूत भावना अब संभव थे। इन सफलताओं के ने अन्य देशों को दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या किया, एकजुट किया और लड़ने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।